भाई लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सबके फॉर्मूले कर लिए थे। मेनली एक टॉपिक रह गया था गॉस लॉ वगैरह, और उस पे और कुछ क्वेश्चंस भी कराने थे। चलो तो आ जाओ। सबसे पहले अब डाइपोल का चेक कर लो कि आपको डाइपोल का याद है या नहीं। एक कॉन्सेप्ट डाइपोल का बता रहा हूं मैं। मेरे को बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ये बताओ, किसी को याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल? किसी को याद नहीं है? यार इसका फॉर्मूला होता है 2 kp/r क्यूब। जहां पे आपको पता ही होगा पी क्या होता है। पी होता है डाइपोल मूवमेंट, मतलब q × 2a। भैया डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है, मतलब क्या डायरेक्शन होती है डाइपोल की? नेगेटिव टू पॉजिटिव। वेरी गुड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको इसमें क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो हमेशा पैरेलल आएगी डाइपोल के। मतलब डाइपोल मूवमेंट अगर राइट में है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आ रही है? राइट में। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। वेरस अगर मैं बात करूं इक्विटोरियल पॉइंट के लिए, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का kp/r क्यूब। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो डेफिनेटली हमारा जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो लेफ्ट में होगा। इस केस में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। डन सर। डन। तो यार अगर इसी के बेसिस पे मैं आपसे जनरल पॉइंट का कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो क्या आप मेरे को जनरल पॉइंट का कैलकुलेट करके बता सकते हो? क्या किसी को याद है हाउ टू कैलकुलेट फॉर जनरल पॉइंट? सर के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। भैया इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास kp/r³ × 3 cos² θ+1। और ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में। चलो इसको अभी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। मैं चेक कर रहा था आपको जनरल पॉइंट का पता है या नहीं पता। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। पहले मैं प्रीवियस टॉपिक में फटाफट कुछ क्वेश्चन एक दो और रह गए थे, फटाफट वो क्वेश्चन कराता हूं, उनको चेक करो। भैया ये देखो, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है। आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स कराने हैं भैया। ये हमारे पास एक प्लेट है, इसके वर्टेक्स पे यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू। और इस प्लेट की लेंथ हमें गिवन है, स्क्वायर प्लेट है। प्लेट की साइड की लेंथ हमें गिवन है एल। भैया इसके यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा है, और इस चार्ज की वैल्यू है -q। कितने डिस्टेंस पे रखा है ये? भैया ये हमने रखा है z डिस्टेंस पे, z। और z इज वेरी स्मॉल देन l। रिपीट कर रहा हूं, हमने इस चार्ज को रखा है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस z, और z की वैल्यू बहुत छोटी है l से। आपको क्या बताना है? फर्स्ट ऑप्शन, भैया नेगेटिव चार्ज विल ऑसिलेट अलोंग द z एक्सिस। सेकेंड ऑप्शन, इट विल मूव अवे फ्रॉम द फ्रेम। थर्ड ऑप्शन, it moves slowly towards the plane. It moves slowly towards the plane and stays in the plane. Third option, it passes through the frame only once. चलो भाई चेक करके बताओ क्या ऑप्शन होगा। It passes through the frame only once. लास्ट क्लास में किया है ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन, ट्राई करो।
यार किसी का कोई आंसर नहीं है। इधर देखो, सबसे पहले तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स मार्क करो कि फोर्स किधर लग रहे होंगे। थोड़ा सा डायग्राम को एनालाइज करो आप कि यार ये अगर मेरी एक स्क्वायर शीट है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं, तो भैया हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगेगा इस तरीके से डाउनवर्ड्स। फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा इधर डाउनवर्ड्स। सिमिलरली जो पीछे वाला नेगेटिव चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड्स, और ऐसे ही ये पीछे वाला भी फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड्स। तो आप मेरे को बताओ इसका जो नेट फोर्स आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स। तो भैया बहुत क्लियर कट चीजें हैं कि जो नेट फोर्स आएगा वो बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ लगेगा, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। पहले सब लोग यहां तक चेक करके बता दो, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। डन। तो यार एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो नेट फोर्स है वो टूवर्ड्स द प्लेन लग रहा है। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जो कह रहा है कि इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्लेन। नहीं, ये हमारा प्लेन की तरफ ही बढ़ेगा। अब याद रखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है कि z इज स्मॉलर देन द लेंथ। याद रखो जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत छोटा होगा, तो उस केस में हमारा पार्टिकल हमेशा एस एच एम मतलब ऑसिलेट करता है। लेकिन ये ऑसिलेट तभी करेगा, याद रखना, जब ये कंडीशन गिवन होगी। तो ये हमारा पार्टिकल क्या करने लगेगा, याद रखो ये हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा। ये पहले नीचे आएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर चुका होगा, तो ये ओवरशूट करके पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। फिर वापस से इसको प्लेट अट्रैक्ट करेगी, ये वापस से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। चेक करो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। यस सर। डन। कंप्लीट कर लो इसे फिर कि भैया फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट नेगेटिव चार्ज विल ऑसिलेट अलोंग द जेड एक्सिस। डन सर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। यार अब मैं तुम्हें डाइपोल वाला समझा रहा था, थोड़ा सा डाइपोल वाला समझो, क्योंकि इसमें कैसा क्वेश्चन आया था वो भी समझा देता हूँ। डाइपोल वाला समझो। यार सपोज ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ कर दिया, नीचे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा कि ये है मेरा नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, और ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट साइड। मेरे को बताओ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट या लेफ्ट? सर राइट। वेरी गुड, हमारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन राइट होगी, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्वेश्चन कह रहा था कि भैया किसी भी एक जनरल पॉइंट, मतलब ये कोई एंगल है, ये एंगल सपोज मैंने अल्फा ले लिया, इस पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट पी की जगह कुछ और पॉइंट ले लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। इसको ए ले लो कि पॉइंट ए पे मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो तरीका क्या है कि भैया अपने डाइपोल मूवमेंट को है ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। एक डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा, और एक डाइपोल मूवमेंट इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। मैंने डाइपोल मूवमेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। एंगल किसके साथ बन रहा है, नीचे वाले के साथ या ऊपर वाले के साथ? ऊपर वाले के साथ। तो ऊपर वाला टर्म मेरा क्या बनेगा बताओ जरा? पी कॉस थीटा। वेरी गुड। और नीचे वाला टर्म बन जाएगा पी साइन थीटा। अगर अब एक चीज चेक करो, जो मेरा ये पॉइंट ए है, ये पी कॉस थीटा के लिए कैसा पॉइंट आ रहा है, एक्सियल एक्सियल। पॉइंट आ रहा है। वेरस जो ये मेरा पॉइंट ए है, ये पी साइन थीटा के लिए कैसा आ रहा है, इक्वेटोरियल। इक्विटोरियल पॉइंट आ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो पहले पी कॉस थीटा की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करेंगे पॉइंट ए पे। तो अगर मैं पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करूं पॉइंट ए पे, तो भैया वो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट इज ई, ई वन। ई वन की वैल्यू कितनी होगी भैया, ई वन की वैल्यू होगी 2 kp बाय आर क्यूब। लेकिन इधर पी पी नहीं था, इधर पी क्या था, पी पी कॉस कॉस थीटा। थीटा था। सिमिलरली इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होती है। तो अगर डाइपोल मोमेंट नीचे है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आएगी, ई टू। ई टू की वैल्यू कितनी होगी, ई टू की वैल्यू होगी इक्वेटोरियल के पी पॉइंट के साइन लिए थीटा के बाय आर। पी साइन थीटा बाय आर क्यूब।
हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे और वो फाइनल आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में याद रखो, आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए यूजुअली नहीं आएगा, आपको बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करने के लिए आएगा। तो बस इतना ही ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बस इतना ही याद रखना। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बढ़िया, कंप्लीट कर डालो इसे। अब मैं आपको बताता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। डन सर। डन, वेरी गुड। ये जनरल पॉइंट के लिए। चलो भाई देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा एक डाइपोल। भैया हमें ये वाला एंगल गिवन है कि ये वाला एंगल है थीटा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, और डाइपोल की वैल्यू हमें गिवन है कि डाइपोल की वैल्यू है पी। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है। ये डिस्टेंस गिवन है एक्स, और ये पॉइंट है ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड दी एक्स कंपोनेंट, सिर्फ एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। फाइंड दी एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन पॉइंट ए। चलो भैया ट्राई करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने एक डाइपोल लिया, डाइपोल ये रखा हुआ है। इसको डाइपोल कैसा करता हूँ, व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया भैया मेरा डाइपोल। डाइपोल की हमें वैल्यू गिवन है, कितनी डाइपोल की वैल्यू? पी। इस डाइपोल से किसी एक जनरल पॉइंट एक्स पे, जनरल पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया मैंने? एक्स। ये पॉइंट ए पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट। सर ऑप्शंस। ऑप्शंस चाहिए? चलो ठीक है, ऑप्शंस ले लो। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, चलो तो भाई आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। तन्वी और सुहानी के आए हैं, बाकी लोग किसी को कुछ ऑप्शन देना है तो दे दो भाई, फिर डिस्कस करते हैं इसे। चलो डन, लेट्स डिस्कस। यार इधर भी आपको वही करना था। इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, समझ जाना। ये मेरे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इस डाइपोल मूवमेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो एक पार्ट इधर आएगा, एक पार्ट इधर आएगा। मुझे बताओ ये एंगल थीटा किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ या ये ऊपर वाले वर्टिकल के साथ? भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला क्या बनेगा? पी कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या बनेगा? पी साइन थीटा। अब मेरे को बताओ, पी कॉस थीटा की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मार्क करूं? ये बताओ भैया। पी कॉस थीटा के लिए ये जो पॉइंट है ए, वो कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही आनी चाहिए। डाइपोल मूवमेंट राइट साइड, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड E1। पी साइन थीटा के लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट आ रहा है, तो इक्विटोरियल पॉइंट के लिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल, तो ये हो गया E2। क्वेश्चन ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पूछा है? एक्स कंपोनेंट। तो मेरे को बताओ एक्स में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, E1 या E2? E1। तो E2 को कैंसिल कर दो, E2 आपको फाइंड नहीं करना। E1 किसकी वजह से था? E1 पी कॉस थीटा की वजह से था और एक्सियल पॉइंट था। तो भैया मेरा ए पॉइंट एक्सियल पॉइंट है पी कॉस थीटा के लिए। तो हमारा फॉर्मूला चलेगा 2 KP
कॉस थीटा बाय डिस्टेंस का क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। भैया चेक कर लो, कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, sir. चलो बढ़िया, फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद गॉस लॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हम सारे कर चुके हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन। भाई हमें ये एक ग्राफ गिवन है दो चार्जेस के लिए, और ये ग्राफ किसके बीच में है? ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में है। ये आपको ग्राफ गिवन है दो चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। आपको क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट, कि आपको Q1 और Q2 इन दोनों का नेचर बताना है, कि ये दोनों में से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। और दूसरी चीज, आपको मैग्नीट्यूड का रिलेशन बताना है, कि Q1 बड़ा या Q2 बड़ा। चलो, ट्राई टू थिंक एंड सॉल्व, और मेरे को 1 मिनट दो, करो इसको कंप्लीट आप। भाई किसी के भी आंसर्स क्यों नहीं आए अभी तक? किसी को नहीं पता कैसे सॉल्व करना होता है ये? ठीक है सुहानी, देखते हैं। चलो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि भैया इसको कैसे सॉल्व करना है। तन्वी, दोनों का नेचर सेम है क्या? Yes, sir. ठीक है, डन। चलो तो भाई लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यार सबसे पहले एक चीज याद रखना आप ग्राफ को। यार पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, मेरे ख्याल से आपको ग्राफ याद नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ होगा, तो याद रखना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। वेयरएस नेगेटिव के लिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो नेगेटिव के लिए ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट्स में बनता है? नेगेटिव के लिए ग्राफ बनता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं Q1 के लिए देखूं, Q1 के लिए जो मैं ये दोनों कर्व्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों कर्व्स कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ है? फर्स्ट एंड द थर्ड। तो एक चीज तो पता चल गई कि Q1 मेरा पॉजिटिव है। Q2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको शायद से लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा? समवेयर इन बिटवीन। याद है ये चीज?
भैया प्लीज हाँ या ना तो बोल दो कि जब भी हमारे दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जीरो होता हो। दूसरा चीज क्या याद रखना, अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है तो न्यूट्रल पॉइंट उस केस में दोनों में कहीं ना कहीं आइदर साइड होगा, मतलब या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा। लेकिन कौन सी साइड होगा हमेशा, भैया जिसका मैग्नीट्यूड कम है, नियर टू लो मैग्नीट्यूड चार्ज या लेस मैग्नीट्यूड चार्ज। जिसका मैग्नीट्यूड कम है हमेशा न्यूट्रल पॉइंट उसके पास होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब Q1 Q2 दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। वैसे भी अगर Q2 के लिए देखो तो Q2 के लिए भी ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। उसके बाद मेरे को बताओ न्यूट्रल पॉइंट किसके पास बन रहा है, Q1 के पास या Q2 के पास। सर Q2। तो याद रखो Q2 हमारा बेचारा छोटा होगा और Q1 हमारा बड़ा होगा, क्योंकि मैग्नेट न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होगा। तो Q1 बड़ा Q2 छोटा। चलो कंप्लीट कर डालो इसे। डन सर। डन, वेरी गुड। तो यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, पैटर्न बन सकते थे, मैंने आपको करा दिया है। आज जो अब नेक्स्ट चीज पे, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ, यार अब मेरे को एक चीज बताओ, गॉस लॉ का फॉर्मूला वगैरह सब याद है किसी को? गॉस लॉ किसकी वैल्यू देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इसका फॉर्मूला क्या था, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा एनक्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा सिर्फ वो कंसीडर करूंगा, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम सिर्फ वही चार्ज कंसीडर करेंगे जो इनसाइड द क्लोज सरफेस होगा, इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब है 3D फिगर। हम उस चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे जो भैया इस सरफेस के बाहर होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, चेक करना। भाई क्वेश्चन है कि हमें इस टाइप का ये कोई एक रैंडम शेप का स्ट्रक्चर गिवन है, ये हमें रैंडम शेप का स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है +Q, यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है -Q, यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है +Q। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। क्वेश्चन चेक कर लो फिर से, मैंने कहा एक रैंडम शेप का हमें सरफेस गिवन है, इसमें चार्ज की वैल्यू गिवन है हमें +Q, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू गिवन है -Q, और बाहर एक चार्ज गिवन है +Q। मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस फाइंड करना है। क्या क्या ऑप्शंस गिवन थे वो भी देख लो। ऑप्शंस गिवन है 3Q/ε0, ऑप्शन बी गिवन है 2Q/ε0, ऑप्शन सी गिवन है Q/ε0, और ऑप्शन डी गिवन है दैट इज 0। आप मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुड सुहानी। ठीक है तन्वी, देखते हैं, गुड। डन, गुड अंकिता। यार याद रखो, मेरे को सिर्फ वो चार्ज कंसीडर करना है जो सरफेस के अंदर है। तो मेरे को बताओ क्यू एनक्लोज कितना आ रहा है जो सरफेस के अंदर है, +Q एंड -Q। तो भैया +Q एंड -Q कितना आ जाएगा, ये 0। तो जब भैया चार्ज एनक्लोज 0 है तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स भी 0 ही आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन डी है कि इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल सोचो, भैया पॉजिटिव की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बाहर निकल रही होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से क्या कर रही होगी,
नेगेटिव की वजह से एंटर कर रही होगी। तो जितनी फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर निकली, उतनी ही फील्ड नेगेटिव की वजह से एंटर कर रही है। तो इसलिए हमारा नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? हमारा नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा। क्या सबको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. डन। आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फिर। कौन चले गया? दीक्षा, ओके। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है +Q। ये मैंने ड्रॉ कर दिया क्यूब, और इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है हमने +Q। पहला पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी फेस, कोई भी एक फेस के थ्रू, एनी फेस ऑफ द क्यूब। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि भैया इस क्यूब की जगह मैंने इस चार्ज को, ध्यान देना थर्ड पार्ट पे, मैंने इस चार्ज को क्यूब की जगह एक स्फेयर में रख दिया है। तो अब आपको बताना है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। चलो ये तीन पार्ट को सॉल्व करो। Sir, first का Q by epsilon naught. देन बी वेरी गुड। फर्स्ट वाले में हमें पता है कि भैया क्यूब के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है, दैट इज क्यू। तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा एनक्लोज चार्ज, वो सिर्फ क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट पार्ट का करेक्ट, बिल्कुल सही। Sir, second वाले का Q by 6 epsilon naught. अगर एक फेस का लेना. वेरी गुड, ये भी सही है। हमारे क्यूब में टोटल कितने फेसेस हैं? 6 6. फेसेस। और ये 6 के 6 फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होगी। सारे फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। तो इसलिए जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए थ्रू एनी फेस, तो हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? भैया 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन। बढ़िया। साहित्य बहुत लेट ज्वाइन किया। थर्ड पार्ट का बताओ अब। तन्वी थर्ड पार्ट का Q आंसर। by 4 pi r square. भैया याद रखो, हमारा जो फील्ड है, इधर ध्यान देना, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी शेप पे एंड साइज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन शेप एंड द साइज। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये याद रखना, ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये हमेशा याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज और सराउंडिंग मीडियम पे। क्योंकि बाय एप्सिलॉन नॉट आया ना फ्लक्स में, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब मीडियम हो गया। तो ये एक मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इधर मैंने इस चार्ज को चाहे क्यूब में रखा चाहे स्फीयर में रखा, एनक्लोज्ड में तो हमेशा अभी भी एक ही चार्ज है +Q। तो अभी भी फ्लक्स कितना आएगा? Q Q by बाय epsilon. एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ थर्ड पार्ट कैसे आया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा था, यहां लिख देता हूं थर्ड पार्ट कैसे आया हुआ है क्वेश्चन, कि यार पहले हमने इस चार्ज को एक स्फेयर में रखा, और इस स्फेयर का रेडियस है a। अब मैंने स्फेयर का रेडियस इंक्रीज कर दिया है। अब मैंने स्फेयर का रेडियस इंक्रीज करके बना दिया है 2a। तो आप मेरे को न्यू फ्लक्स एंड प्रीवियस फ्लक्स का रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताओ क्या आंसर लिखूं? न्यू Sir, फ्लक्स एंड 1/7.
वेरी गुड। तो मैंने बोला शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। भैया चाहे मैंने छोटा स्फेयर लिया हो तो भी उसके अंदर प्लस क्यू ही है, बड़ा स्फेयर लिया हो तो भी उसके अंदर प्लस क्यू ही है। तो दोनों केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो रेशियो कितना आएगा भैया? रेशियो 1 ही आएगा। चलो यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, चेक करना आप इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। विजुअलाइजेशन का खेल है सारा। ये हमने एक क्यूब लिया और इस क्यूब से हमने एक ये रॉड रख दी है क्यूब के एक साइड से। ये रॉड का हमें पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। हमें क्यूब की साइड गिवन है, क्यूब की साइड कितनी है? क्यूब की साइड है एल। तो तुम्हें बताना है फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करो। सर 0। 1 मिनट रुको, सॉल्व करो। हाँ भैया सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फेसेस, थ्रू द फेसेस। 3 पार्ट्स हैं याद रखना। इन कांटेक्ट विद द वायर, वायर या रॉड जो भी ले लो इसे। और थर्ड पार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेसेस नॉट इन कांटेक्ट विद द वायर, नॉट इन कांटेक्ट विद द वायर। सर एक बार ये बता दो कि रॉड कैसे रखी है। वो भी समझा देता हूं। जैसे ये मेरा क्यूब अज्यूम कर लो। इस क्यूब की जो ये एक साइड है, ये साइड, इस साइड के इस तरीके से मैंने ये रखा हुआ है। हो गया इमेजिन? ओके सर। डन। तो जो आप फ्लक्स जीरो कह रहे हो, फ्लक्स जीरो तो नहीं है। सर अगर क्यूब के अंदर चार्ज ही नहीं है तो फिर फ्लक्स कैसे आएगा? क्यूब के अंदर चार्ज भले ही नहीं है लेकिन क्यों आएगा, ये सोचने वाली बात है। मुझे बताओ, अगर एक स्ट्रेट वायर ले रहा हूं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे मैंने कहा था हेयर रोलर कॉम, हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। याद आ गया आपको? यस सर। तो मैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करना। इस तरीके से भैया हर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो भैया आप एक बात खुद सोचो, इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, क्या वो मेरे इस क्यूब से पास कर रही है या नहीं कर रही है? यस सर। क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा। डायग्राम इमेजिन हो गया तो भैया डायग्राम रब कर दूं ये वाला? यस सर। चलो डन। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करके निकल रही है तो ये चीज याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा। अब कैसे आएगा वो सोचना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शायद से आपने ये किया हो। आपको एक हिंट देता हूँ। ये हमारी एक प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट की साइड हमें गिवन है ए। इसके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे
कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a/2 पे। मैंने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में ये था, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस शीट। तो मेरे को बताओ क्या आंसर लिखा होगा, आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा? क्या इसका भी आंसर 0 होगा? नो सर। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस शीट से क्या कर रही होगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही होगी। तो भैया हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो इसका तरीका क्या होता है। इस स्क्वायर प्लेट को एज अ बेस लेके, मतलब ऐसा रेफरेंस लेके, मैं इसके ऊपर एक क्यूब ड्रॉ कर दूंगा। तो अगर मैं इस स्क्वायर प्लेट को एज अ बेस लेके एक क्यूब ड्रॉ कर दूं, तो भैया हमारा ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, एक सिमेट्री बन जाएगी। क्योंकि गॉस लॉ हम तभी लगा सकते हैं जब सिमेट्री बनती हो। तो भैया इस तरीके से मेरी एक सिमेट्री बन जाएगी। तन्वी आप चेक करके बताओ, बाकी बच्चे भी चेक करके बताओ, सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। यस। क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। अब मुझे बताओ, मेरे को पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे को पूरे क्यूब के लिए नहीं, मेरे को तो किसी एक शीट के लिए निकालना था। तो शीट का मतलब है कि कोई एक फेस बन जाना। तो इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं? क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में ये मत कहना कि सर ये तो ओपन सरफेस है तो इससे फ्लक्स कैसे आएगा। भैया फ्लक्स आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही है। लेकिन इसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी को एज अ रेफरेंस लेके हमें एक क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा। यस सर। अब इधर यही चीज सोच के बताओ, ये रॉड अभी क्लोज सरफेस में नहीं है, ये एक क्यूब के एज पे है। तो मैं क्या करूं जिससे ये रॉड बिल्कुल सेंटर में आ जाए और चारों तरफ से बंद हो ये? सर सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करना है। सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर दोगे तो आपका ये क्यूब तो कट ही गया। इस क्यूब को एज अ रेफरेंस लेके ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम आजू बाजू 3 क्यूब्स और रख देंगे। देखो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये मैं टॉप सरफेस ड्रॉ करके बता रहा हूं, टॉप सरफेस। कि भैया क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्यूब गिवन था, ये वाला। आपको सिर्फ ये क्यूब 1 गिवन था। और हमारी रॉड यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर इस रॉड को मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा भैया? 3 क्यूब और रख दूंगा। क्यूब 2, क्यूब 3, क्यूब 4। तो ये रॉड मेरी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और ये चारों तरफ से क्लोज हो जाएगी। चेक करो, आपको ये चीज समझ में आ गई? यस सर। बढ़िया। हाँ पलमिंदर, आपको डाउट है? नो सर, आगे समझ। आ गया। डन। तो अब ये पूरा का पूरा एक क्लोज सरफेस में आ गया। तो अब मैं इसकी वजह से वो निकाल सकता हूँ फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज का मतलब होता है लैम्डा इनटू लेंथ। और लेंथ में किसकी लूंगा भैया? लेंथ में क्यूब की लूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्यूब के अंदर ये कितना चार्ज आ रहा है मेरे को सिर्फ इसने चार्ज से मतलब है। तो मैं सिर्फ क्यूब की लेंथ लूंगा। तो क्यूब की लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में? एल। एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फ्लक्स मेरे को बताओ, ये फ्लक्स कितने क्यूब के थ्रू आया है? 1। नहीं, ये फ्लक्स तो टोटल 4 क्यूब्स के लिए आया है ना। क्योंकि 4 क्यूब्स के सेंटर में ही तो मेरी ये रॉड अंदर बंद हुई। यस सर। यस सर। डन। अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे एक सिंगल क्यूब के लिए पूछूं तो आप आंसर क्या दोगे अब सिंगल क्यूब के लिए? सर 1/4 कर देना है। वेरी गुड। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लो, बस फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लो। डन सर। एंड अभी भी अच्छे से चेक कर लो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। डन। सर क्लियर है। वेरी गुड। अब यार ये मैं आपको इमेजिन नहीं करा पाऊंगा, मेरे पास कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है अभी। अगर मेरे पास क्यूबिक होता ना, रूबिक्स क्यूब, तो मैं आपको ढंग से समझा पाता। बाकी चेक कर लेते हैं आपको ये चीज समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही। मेरे को बताओ, अगर इस पेन को मैं ऐसे टच करा रहा हूं एज पे, तो ये कितने सरफेस को टच कर रही है? कितने सरफेस को, कितने फेस को टच कर रही है ये? ध्रुव अब तो एक तो अपना कैमरा ऑफ करो दोस्त। चलो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। भैया आप सबको ये बुक दिख रही है? यस सर। ये एक क्यूब की तरह समझो। क्यूब की कितनी साइड्स आ गई? फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, ऐसे ही फिर यहाँ पे फेस 5 एंड फेस 6। टोटल 6 फेसेस आ गए। मैं कह रहा हूं क्यूब मेरे इस एज से टच हो रहा है। तो आप मेरे को ये रॉड
तो आप मेरे को बताओ ये कितने सरफेस को टच कर रही है, ये बताओ आप। 2, so 4. 4 सरफेस, वेरी गुड। कैसे 4 सरफेस? एक तो ये सरफेस 1, एक तो ये सरफेस 2, और एक ये ऊपर वाला सरफेस भी तो टच हो रहा है इससे, सरफेस 3, और एक ये नीचे वाला सरफेस, सरफेस 4। चेक करो, ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. रिपीट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं अगर आप एनालाइज करो, ये रॉड हमारी 4 सरफेस को टच कर रही है। इस डायग्राम में देखो, एक तो इस सरफेस को टच कर रही है, ऊपर वाले सरफेस को, सरफेस 1। एक ये नीचे वाले सरफेस को टच कर रही है, सरफेस 2। एक ये मेरे इस वाले लेफ्ट साइड शीट को टच कर रही है, सरफेस 3। और एक ये बैक साइड वाले सरफेस को टच कर रही है, सरफेस 4। टोटल 4 सरफेस को टच कर रही है। अब फिर से चेक कर लो आप, क्या आपको समझ में आया 4 सरफेस कैसे आ रहे हैं? Yes, sir. डन। अब एक चीज याद रखना, जब भी कोई रॉड या कोई चार्ज किसी सरफेस को टच कर रहा हो, तो उन सारे सरफेसेस की वजह से फ्लक्स जीरो आता है हमेशा। आई रिपीट, जिन जिन सरफेस को ये रॉड टच कर रही होगी, उनकी वजह से फ्लक्स हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था, लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। मेरे को सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, फ्लक्स थ्रू दी फेसेस विच इज इन कांटेक्ट विद द वायर, इसका आंसर 0. क्या लिखूं? जीरो, क्योंकि 4 सरफेस है और वो जीरो। तो मेरे को बताओ अब कितनी सरफेस बच गई जो कांटेक्ट में नहीं है? सर 2, अगर 2, सिंगल की बात करें. ठीक है। और मेरे को दोनों सरफेसेस की वजह से फाइंड करना है, 2 सरफेसेस की वजह से फाइंड करना है मेरे को अब। तो भैया मेरे को एक क्यूब के लिए पता है लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होता है, मेरे को इसमें 2 फेसेस के लिए निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? हाफ से। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने 6 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इसमें चारों मतलब 6 के 6 फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, तो मैंने यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे अब जो फील्ड निकल रही है वो कितने फेसेस से निकलेगी? सिर्फ 2 फेसेस से। तो 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? लैम्डा एल बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये इन तीनों पार्ट का आंसर है, यहीं तक खत्म करो बस। और कोई डाउट है तो पूछो। सर सेकंड पार्ट में 0 कैसे आया? सेकंड पार्ट में पलमिंदर मैं आपको है ना नेक्स्ट क्लास में क्यूब रखूंगा, उसी से समझा पाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप फिलहाल बस इतना ही एक शॉर्टकट मेथड याद रखो, कि मेरा चार्ज या मेरी रॉड जिस भी सरफेस को टच करेगी, उन सरफेस की वजह से फ्लक्स जीरो आएगा। ओके सर. ठीक है, डन। डन सर. चलो भाई, आज के लिए इतना ही, करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, मुझे भी कुछ अर्जेंट काम है।